नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। हमारे खास शो प्राइम टाइम प्रहार में आपका बेहद स्वागत है। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्रता विधेयक को मंजूरी मिलने के साथ ही सियासी तापमान तेज होगा। राज्यपाल रमन डेका के हस्ताक्षर के बाद यह कानून, जहां सरकार के लिए धर्मांतरण पर सख्त रोक का बड़ा कदम बताया जा रहा है, वहीं विपक्षी से नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों पर हस्तक्षेप करार दे रहा है। सत्तारूढ़ दल का आरोप है कि यह कानून, खास तौर पर उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है, यानी विपक्ष के जरिए, कि यह कानून बल, लालच और धोखे से होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए जरूरी था। यह सत्ता पक्ष का कहना है। सरकार यह कह रही है कि इसे आदिवासी और कमजोर वर्गों की सुरक्षा से जोड़कर देखा जा सकता है, और दावा यह कह रही है कि इससे सामाजिक संतुलन मजबूत होगा। अब हम बात विपक्ष की करते हैं। विपक्ष का आरोप है कि कानून का दुरुपयोग कर अल्पसंख्यकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। विधेयक में 7 से 10 साल की सजा से लेकर सामूहिक धर्मांतरण पर उम्र कैद तक के प्रावधान सियासी बहस का केंद्र बन गए हैं। खास तौर पर SC/ST महिलाओं और नाबालिगों से जुड़े मामलों में सजा बढ़ाने के प्रावधान को लेकर भी राजनीतिक दल अब आमने सामने आ गए हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि गजट नोटिफिकेशन के बाद जमीनी स्तर पर इसका असर कैसे दिखेगा। क्या यह कानून वाकई अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाएगा, या फिर राजनीतिक विवाद का महज एक केंद्र बनकर रह जाएंगे। यानी कई सारे इफ और बट्स है। लेकिन इसी बीच बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा का क्या कहना है, वो सुनवाते हैं। लोगों को भ्रमित करने वाली बात थी, उसका द एंड हो गया। हम लोग भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म विरोध के नहीं है। हमारा चारों धर्म का हम सम्मान करते हैं, और भारत धर्म समानता के हिसाब से देखता है। परंतु धर्म के नाम से कोई व्यभिचार करेगा, कोई अनाचार करेगा, कोई गलत प्रचार करेगा, कोई मिथ्या प्रलोभन होगा, कोई धोखे में रहेगा, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारी सरकार ने, जो सनातन की सरकार है और हिंदू धर्म को मानने वाली है, सनातन को मानने वाली है और सभी धर्म का संभाव है, ऐसे सरकार ने, विष्णुदेव साय सरकार ने धर्म स्वतंत्र कानून ला करके पास किया विधानसभा में। और राज्यपाल महोदय ने कल शुभ घड़ी देख करके उन्होंने दस्तखत किया। उसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं। धर्म स्वतंत्र विधेयक पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस कानून का उपयोग किसी निर्दोष लोगों पर, और इस कानून का उपयोग कद किसी दुरुपयोग नहीं होगा। साथ ही इसके साथ ही हम राज्यपाल से मांग भी करते हैं कि छत्तीसगढ़ में पिछले 3.5 साल से आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में पेंडिंग है, जिसमें आदिवासी, अनुसूचित जाति और OBC का आरक्षण विधेयक को लेकर हमारी सरकार ने कानून बनाए थे, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक उनको हस्ताक्षर नहीं किया है। इसका क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी कानून लेकर आती है, उसका तुरंत हस्ताक्षर होता है, और जहां जनता के अधिकार का बात है उसका अभी तक 3.5 साल से अधिक हो गया, वो आरक्षण विधेयक पेंडिंग है। इसका क्या कारण है, ये जनता जानना चाहती है। सरकार को जवाब। चलिए, आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सुन लिया। अब आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस विधेयक में ऐसा है क्या, और यह विधेयक इतने चर्चा में क्यों है।
दरअसल छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 के मुख्य बिंदु क्या है? बल के जरिए, प्रलोभन के जरिए, दबाव के जरिए, झूठी जानकारी या कपट से अगर कोई धर्म परिवर्तन कराता है तो वो प्रतिबंधित है। इस विधेयक में यह साफ कहा गया है कि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने पर जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना यानी पहले से सूचित करना जो है वो अनिवार्य होगा। अब परिवर्तन की जो जानकारी होगी उसको भी जानना और समझना बेहद जरूरी है कि इसे सार्वजनिक करनी होगी। यह नहीं कि आपने कह दिया कि ठीक है कल से मैं एक ए धर्म जो है वो अपना रहा हूं, ऐसा नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि आप कोई विशेष धर्म क्यों अपना रहे हैं। अब 30 दिनों में आपत्ति दर्ज करने का इसमें प्रावधान जो है वो भी लागू किया गया है, यानी 30 दिनों में इसमें आपत्ति जो है वो दर्ज की जा सकती है। अब अगर आप पैतृक धर्म में यानी घर वापसी करते हैं तो वो धर्मांतरण की कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन अवैध धर्मांतरण पर जो सजा है वो 7 से 10 साल की सजा है और न्यूनतम 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पीड़ित यदि महिला है, नाबालिग है, एससी है, एसटी है या फिर ओबीसी है तो फिर 10 से 20 साल तक की जेल और न्यूनतम जो जुर्माना है वो 10 लाख रुपए लगाया जाएगा। अब अगर सामूहिक धर्मांतरण होता है तो उसमें 10 साल से उम्र कैद तक की सजा और न्यूनतम जो जुर्माना है वो 25 लाख रुपए लगाया जाएगा। अब आपके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, क्यों छत्तीसगढ़ सरकार को यह कानून लाना पड़ा। सवाल पर हम बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना और समझाना बेहद जरूरी है कि कानून की जरूरत पड़ी है। देखिए, आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण का विवाद जो है वो लगातार बढ़ा है और जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव थे तकरीबन 3 साल पहले, उस समय बीजेपी मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया भी था और ये एक बड़ी वजह रही कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का वो लाना पड़ा। बस्तर, जशपुर, रायगढ़ में जो है वो तनाव बढ़ा है। कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर तनाव, नारायणपुर में तो गुटिये संघर्ष की स्थिति जो है वो यानी 2 गुट आमने सामने आन खड़े हुए हैं। अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि जमीनी हालात क्या हैं। आदिवासी बनाम धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों में टकराव है, यानी धर्म परिवर्तन कर चुके और जो अभी आदिवासी हैं उनमें टकराव है। कई बार गंभीर विवाद और हिंसा की जो घटनाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। ये जमीनी हालात आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के क्या है और सरकार को बिल क्यों लाना पड़ा। कानून व्यवस्था पर इसका दबाव जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि मामले तेजी से बढ़े हैं। अब सरकार का क्या तर्क है? सरकार ये कह रही है कि सामाजिक संतुलन बनाए रखने की जरूरत है, यानी समाज के ताने बाने को बनाए रखने की जरूरत है। अब दूसरा तर्क सरकार का आपको दिखाते हैं। विवाद और तनाव को रोकने की यहां पर कोशिश है और इसी के लिए यह विधेयक लाया गया है, यह सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। धर्मांतरण पर सख्त कानून लाने का फैसले के पीछे ये सारी वजहें, सारे तर्क जो हैं वो सरकार की तरफ से रखे जा रहे हैं। अब आपको अगला एलईडी ग्राफिक्स दिखाते हैं। ये अब इसके जरिए तो आपको तस्वीर क्लियर हो गई होगी। अपने मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आज के सवाल आपको दिखा देता हूं जिन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल यही है कि क्या यह कानून अवैध धर्मांतरण पर सख्त और जरूरी कदम नहीं है क्या? विपक्ष ये कह रहा है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी। क्या यह जरूरी कदम नहीं है क्या? दूसरा सवाल, क्या बल, लालच और धोखे से धर्मांतरण रोकना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? सरकार कानून लाकर सरकार ने कोई गलती कर दी क्या? क्यों सरकार पर इतना हमलावर विपक्ष हो रही है? और तीसरा सवाल कि क्या आदिवासी और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए ऐसे कानून जरूरी नहीं है? क्या आदिवासी जो लगातार तेजी से धर्म परिवर्तन छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, क्या उस पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है जो अवैध धर्मांतरण हो रहे हैं? कोई अपनी स्वेच्छा से धर्मांतरण कर रहा है तो बात दूसरी है, लेकिन अगर अवैध धर्मांतरण हो रहे हैं तो इस पर कार्रवाई की जरूरत है, इस बात को समझा जा सकता है।
और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ शुभम वर्मा जी हैं, स्टेट हेड हैं छत्तीसगढ़ के। हमारे साथ रिंकी पांडे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। हमारे साथ प्रदीप बोगी जी हैं, अध्यक्ष हैं प्रगतिशील क्रिश्चियन एसोसिएशन के। और हमारे साथ शताब्दी पांडे जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। और हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। सबसे पहले शुभम जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो विपक्ष है वो पिछले काफी समय से ये कह रहा था कि आखिर सरकार जो है वो विधेयक ला क्यों नहीं रही है, ला क्यों नहीं रही है, ला क्यों नहीं रही है। अब सरकार लेकर आ गई तो सरकार के खिलाफ हो रहे हैं कि भाई विधेयक क्यों लेकर आए। ये चल क्या रहा है छत्तीसगढ़ में? जी, ये कानून जो विधेयक लाया है जी, ये तो विधेयक 1968 का विधेयक है। इसे पारित किया गया, इस करेक्शन किया गया है। इस विधेयक में अगर कहा जाए सबसे अच्छा प्रमुख बात है कि 25 लाख रुपए जुर्माना है, कारावास, आजीवन कारावास दिया गया है। अब इसमें मुद्दा यह है कि जो इसमें एक और दिया गया है कि आप कलेक्टर को 60 दिन के पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप धर्मांतरण कर रहे हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि पहले क्या होता था, कलेक्टर को पता नहीं रहता कौन धर्म का, कौन धर्म का है, जाति परिवर्तन कर चुका है, नहीं कर चुका है। तो इसमें ये विवाद ज्यादा होता था कि जैसे कि कोई हो गया धर्मांतरित, अगर व्यक्ति हो गया, उसको गांव दफनाना है, कुछ करना है, इसमें आपस में झगड़ा लड़ाई करते थे, बहुत सारे विवाद होते थे। इसलिए धर्मांतरण को लाना पड़ा, धर्म विधेयक को लाना पड़ा है। शुभम, हमने ये खबर बता दी, हमने ग्राफिक्स के जरिए समझा भी दिया कानून में क्या है और सरकार क्यों लाना चाहती थी। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। अभी तक विपक्ष सरकार पर यह आरोप लगा रहा था कि आप धर्मांतरण विरोधी कानून नहीं ला रहे हैं, कानून नहीं ला रहे हैं, कब से ड्राफ्ट पेंडिंग है, ड्राफ्ट बना रहे हैं। अब जब सरकार लेते आई तो विरोध क्यों हो रहा है? मैं ये जानना समझना चाह रहा था, फिर उसका जवाब मैं रिंकी जी से भी लूंगा। जी, हम ये जो विरोध इसलिए हो रहा है, हम जिस दिन विधानसभा में थे, विधानसभा में जो विपक्ष के जो नेता है कांग्रेस ने इस दिन पूरा वॉकआउट कर दिया था। उनका ये कहना था कि जो विधेयक को पहले इसमें बातचीत के चर्चा की जाए, लेकिन चर्चा से हट के ही कांग्रेस ने इस पे मुद्दे पे विधानसभा में वॉकआउट कर दिया गया था। उनका ये कहना था कि इस विधेयक पे जो गलत बहुत सारे हैं, जिसमें कहा जाए। जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं रिंकी पांडे जी आपके पास आऊंगा। शुभम जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा प्लीज। जी, इस विधेयक के बहुत सारे ऐसे खामियां हैं, इसको हम बातचीत से करके या फिर विधेयक से अलग से इसको हमको साथ बिठाना चाहिए, बात करनी चाहिए, अभी इस विधेयक को पारित करना चाहिए। इसका विपक्ष यही कहना था। ठीक है रिंकी पांडे जी, अब सवाल ये उठता है कि क्यों विरोध, क्यों? ये कोई हमारा ऐसा कोई विरोध नहीं है कि हम एकदम जो विरोध कर रहे हैं कि धर्मांतरण के लिए आप जो नियम ला रहे हैं वो गलत है, या हमारा ये कहना है कि जबरदस्ती धर्मांतरण कराना, इसका विरोध हम कर रहे हैं। तो अवैध धर्मांतरण तो वही होता है ना, और क्या होता है? 2006 से जब धर्मांतरण कानून बना था तो इतना दिनों तक लंबित क्यों था? अभी अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसमें जल्दबाजी में एकदम हस्ताक्षर कराने पड़ गए? अरे हस्ताक्षर का लिया, अब ये बताइए कि इसमें कमी क्या नजर आ रही है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, कमी क्या है? नहीं, मैं बता रही हूँ। आप देखिए, हमारा यही कहना है कि इन्होंने इतनी तत्परता, इतनी जल्दबाजी जो इस विधेयक में साइन कराने पे लगाया है, इस विधेयक को लाने में किया है, उतना ही और दूसरे विधेयक में क्यों नहीं करते? रिंकी पांडे जी, सवाल अभी भी वही है। मैं आपसे रहा हूं कि विधेयक में खामियां क्या हैं, आप ये बता रही है कि भाई इसको पास कर दिया गया, ये कोई खामी थोड़ी ना है। नहीं दिखाया, नहीं, ये कोई खामी नहीं है ना। आप बताइए इसमें कोई खामी है क्या? मैं विधेयक के बारे में पूछ रहा हूं, विरोध क्यों? विरोध नहीं, मैं आपको यही बोल रही हूँ ना, विरोध नहीं। बात ये है हमारी कि आप जितनी तत्परता इस विधेयक को लाने में की है, उतना ही आप दूसरे विधेयक को लाने में देरी मैं ये कहूं कि कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड इस विधेयक के समर्थन में है, मैं इस बात को मान लूं? जी नहीं, हमारा कहना यही है कि हम जबरदस्ती किसी भी धर्मांतरण के पक्ष में नहीं है। क्या ये केवल धार्मिक मुद्दों पर तत्परता दिखाएंगे और सामाजिक मुद्दों पर नहीं दिखाएंगे? क्या इसकी दोहरी राजनीति कैसे? पहले यही भाजपा थी ना, यही भाजपा थी जो कहती थी कि हम धर्मांतरण का विरोध करते हैं,
आदिवासियों की भावनाएं आहत होती है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है, गरीब वर्ग की भावना को आहत होती है। आज उन्होंने कानून अरे का रिंकी चोला जी, पहना जो था। बातें आप कह ओके, रही आज हैं इन्होंने वही बात कानून तो का इस चोला विधेयक में पहना है। कर आज बहरहाल धर्मांतरण शताब्दी जी से इनके एक लिए वर्जन ले सही लेते हो हैं, गया। शताब्दी जी से एक वर्जन ले लेते हैं। शताब्दी जी, या तो ये बता दे, या तो ये अरे बता दे मेरी कि बात पहले तो सुन इनके लीजिए। लिए आप बता नहीं पा रही है कि विधेयक आप में तो खामी बोल क्या रही है। है कि आप ये कह रही है कि इस विधेयक को पहले पास कर दिया गया इसलिए हम विरोध करें। मतलब विरोध करने के नाम पर कुछ भी विरोध थोड़ी ना करेंगे। आप बताइए कि इसमें खामी क्या है। मैंने आपसे 4 बार पूछा। इस कानून की भाषा इतनी व्यापक है कि इसमें कोई भी व्यक्ति किसी पर भी आरोप लगा सकता है। व्यक्तिगत दुश्मनी के आधार पर भी इसमें केस दर्ज हो सकता है। ठीक है, इसमें शताब्दी जी, बिना ठोस जांच के इसमें गिरफ्तारी हो सकती है। 60 दिन में आप ये बताइए, 60 दिन पहले कलेक्टर को बताना है, तो क्या अब सरकार तय करेगी कि आपका निर्णय क्या है? आपको बताऊं मैं कि हमारे यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो संविधान लिखा गया है उसमें सीधे सीधे ये अच्छा, है कि ये हर बताइए ना प्रत्येक रिंकी नागरिक पांडे को जी, क्या आप स्वेच्छा नहीं से चाहती अपने कि छत्तीसगढ़ के निर्णय आदिवासी लेने का जो अधिकार हमारे है? भाई हैं और बहन हैं, जबरदस्ती प्रलोभन देकर या फिर उनको गुमराह करके उनका अवैध धर्मांतरण से उन्हें रोका जाए? कैसा प्रलोभन? मैं वही तो कह रहा हूं। दिया जा रहा था तो कैसा प्रलोभन, किस प्रकार से प्रलोभन? ठीक है, शताब्दी पांडे जी, शताब्दी पांडे जी जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं आऊंगा रिंकी जी। आशीष जी, मुझे तो बहुत हास्यास्पद लग रहा है कांग्रेस की प्रवक्ता के बयान। पहले कुछ और कहती हैं, अभी कुछ और कहती हैं। हम भी हास्यास्पद मैडम आपका लगता है, आप लोग पहले कुछ और बात करते हैं, बाद में कुछ और बात करते हैं। आप लोग पहले कुछ और बात करते हैं। अरे रिंकी जी सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। बाद में कुछ पहले आप ही लोग कहते थे कि धर्मांतरण का विरोध करते हैं। पहले आप ही कहते थे कि धर्मांतरण का विरोध करते हैं, और अब आशीष जी को चुप कराइए। अरे रिंकी जी सुन लीजिए ना, एक बार सुन लीजिए। 2 और मेहमान है, उनके पास भी ब्रेक से पहले जाना है। शताब्दी जी प्लीज। दिया गया तब आप कुछ का कुछ कह रही हैं, अनर्गल वार्तालाप कर आप रही कुछ का कुछ कह रही हैं मैडम, आप कुछ का कुछ कह रही हैं। आप 2 प्रकार की बात कर रही हैं। क्लियर नहीं है आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि मैडम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। यही सवाल मेरा है आपसे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि आप इसके पक्ष में हैं या आप इसके विपक्ष में हैं। पहले आप भी लोग कहते थे। अरे रिंकी जी सुन लीजिए ना, सत्ता पक्ष की भी सुन लीजिए ना, थोड़ा एक बार सुन लीजिए, फिर डिबेट आगे बढ़ेगी। शताब्दी जी प्लीज। कहते थे कि धर्मांतरण जरूरी है, और आज ऐसा क्या हुआ कि आप इसके अरे रिंकी जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। शताब्दी जी अपनी बात पूरी करिएगा। 2 और मेहमान है हमारे साथ। शताब्दी जी प्लीज। देखिए, यह अधिनियम किसी के भी खिलाफ नहीं है, ये स्पष्ट है। और कांग्रेस को कभी भी गरीब, आदिवासी, कमजोर लोगों की आस्था से कोई लेना देना नहीं था। आंखें मूंद कर बैठे हुए थे, और आज जब इनकी आस्था की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म स्वातंत्र के लिए यह जो अधिनियम लाया गया है, इसका अध्ययन किए बिना अनर्गल वार्तालाप कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए संरक्षण में भी अवैध धर्मांतरण बढ़ रहा था। इनके द्वारा जो लोग अवैध धर्मांतरण कर रहे हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा था, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनको तकलीफ। आपका एजेंडा पलट गया है मैडम, अब आपका एजेंडा पलट गया है। पहले कुछ और था, अब कुछ और है। कानून का अध्ययन कर लीजिए। मैं आपको कानून का अध्ययन मैं बताती हूँ आपको। अधिकारों के हनन के लिए काम नहीं करती है। धर्म स्वातंत्र और धर्म ठीक की है, रक्षा के लिए विधेयक लाया गया। ठीक है शताब्दी जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन 2 मेहमान है, एक बार शुरुआत में उनको बोलने का मौका दे दे, मैं आऊंगा आपके पास। सुन लीजिए रिंकी जी। आधार पर अगर बदल, अच्छा ठीक है रिंकी जी, 2 और मेहमान है। आधार पर अगर आप प्रदीप बोगी जी, इस कानून को लेकर आप क्या सोचते हैं? एक बार सुन लीजिए, बाकी दोनों लोगों के वर्जन सुन लीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। प्रदीप जी प्लीज। ये जो कानून पास हुआ है, ये छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है, क्योंकि हम लोग मूल ईसाई धर्म से आते हैं। और ये जो कानून है, इसमें कहीं पर भी, रिंकी मैडम आप ये बताएंगे, इसमें क्रिश्चियन धर्म लिखा है? किसी क्रिश्चियन का नाम लिखा है? क्रिश्चियन लिखा है उस कानून में? कहीं नहीं लिखा है। ये मतांतरित लोग अनावश्यक रूप से क्रिश्चियन लोग को, हमने किसी धर्म को लेकर के बात ही नहीं की है अभी। मैडम मैं मूल क्रिश्चियन धर्म से आता हूँ,
मेरी बात सुन लीजिए। मेरी हमने अभी किसी भी धर्म की बात नहीं की है। अच्छा ठीक है रिंकी जी, पहले उनको बात पूरी कर लीजिए, फिर ऋषि जी को एक बार सुन लेते हैं, फिर मैं ब्रेक के बाद आपको मौका दूंगा। लेकिन पहले प्रदीप जी आप अपनी बात पूरी करिए, ऋषि जी उसके बाद तुरंत आपके पास आऊंगा, समय हो रहा है ब्रेक का। ये जो कानून है ये छत्तीसगढ़ में मील का पत्थर साबित हुआ है। आपको ये नहीं मालूम कि छत्तीसगढ़ धर्मांतरण का सबसे बड़ा विश्व में भाग हो गया था। और अभी तक के जितने भी गवर्नमेंट थी 20 साल से इस छत्तीसगढ़ में मैं देख रहा हूँ, मैं मूल ईसाई हूँ, कि होम चर्चेस की एक परिभाषा बदल गई थी, जो इनिशियल स्टेज ऑफ धर्मांतरण कहते हैं, जिसको कन्वर्सेशन का इनिशियल स्टेज था होम चर्चेस। सबसे पहले उसको बंद कराना था गवर्नमेंट को। धीरे धीरे उस पर भी ये जो कानून आया है होम चर्चेस के विरोध में भी होना चाहिए। जो चर्चेस चला रहे हैं उन पे कड़ी कार्रवाई बहुत उम्दा बात कही प्रदीप जी आपने, बहुत उम्दा बात। ठीक है ऋषि मिश्रा जी से एक टेक ले लेते हैं, मैं आपके पास आऊंगा फिर। ऋषि मिश्रा जी, सुनिए, नस्ली लोग का उन्मूलन हुआ, वैसे धर्मांतरण उन्मूलन होना चाहिए। मतांतरण है, राष्ट्रांतरण करेंगे लोग। बिल्कुल अभी एक रैली निकाला दामरों के बल पे, फिर 18 तारीख को लोग। ठीक है ऋषि जी, एक रिएक्शन आपका, फिर पे जाना है, फिर मैं आऊंगा रिंकी जी आपके पास। ऋषि जी एक रिएक्शन आपका। इस कानून का विश्व परिषद स्वागत करता है। देर सही कानून थोड़ा देर आया, 2-2.5 साल के बाद आया। कई सालों से लंबे समय से सुनते आ रहे थे कि हम कानून ला रहे, पर फाइनली कानून आया, हस्ताक्षर राज्यपाल जी के हो गए। सरकार को धन्यवाद करते हैं। मगर ये कानून आने से बस काम नहीं हो जाते, कानून का अनुसरण, कड़ाई से पालन। क्योंकि धर्मांतरण के नाम से आज जिस तरह से प्रत्येक रविवार को हर घरों पे प्रार्थना के नाम से हिंदू समाज को बुला के सीधे साधे भोले वाले छत्तीसगढ़ की जनता, जो हमारे छत्तीसगढ़ में एकदम भोली वाली जनता, आज छत्तीसगढ़ में बस्तर और जसपुरी नहीं है, रायपुर की राजधानी अछूती नहीं बची धर्मांतरण के लिए। आज कोई जाति नहीं बची हुई है जो धर्मांतरित ना हुई। क्योंकि हमारे हिंदू समाज में हमारे लोग ही कुछ ऐसे लोग हैं, पाखंड लोग, जो छुआछूत का भेदभाव आज भी करते हैं, ऊंच नीच की बात करते हैं। ये सभी बंद होने चाहिए। और कानून आ जाने से बस ऐसा नहीं कि इस पे रोक लग जाएगी, इसे कड़ाई से प्रशासन को चुनौती पूर्वक पालन कराना पड़ेगा। और ये एक बड़ी चुनौती जो है वो सरकार के सामने रहेगी, भेजना पड़ेगा, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में भी ये कानून है, अलग अलग राज्यों में भी है, लेकिन वहां भी मामले तेजी से सामने आए हैं। इसका जवाब मैं आपसे जरूर लूंगा ब्रेक के बाद शताब्दी जी की सरकार की प्लानिंग क्या है, किस तरीके से इंप्लीमेंट कराएगी। लेकिन उससे पहले बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आज का मौसम तिरुवनंतपुरम 31 डिग्री सेल्सियस, गोवा 33 डिग्री सेल्सियस, पुणे 33 डिग्री सेल्सियस, मुंबई 30 डिग्री सेल्सियस, नागपुर 35 डिग्री सेल्सियस, भोपाल 31 डिग्री सेल्सियस, अहमदाबाद 34 डिग्री सेल्सियस, जयपुर 28 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 26 डिग्री सेल्सियस, चंडीगढ़ 21 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर 21 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर 12 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ 27 डिग्री सेल्सियस, पटना 29 डिग्री सेल्सियस, गुवाहाटी 28 डिग्री सेल्सियस, कोलकाता 33 डिग्री सेल्सियस, भुवनेश्वर 33 डिग्री सेल्सियस, हैदराबाद 36 डिग्री सेल्सियस, बैंगलोर 34 डिग्री सेल्सियस, चेन्नई 33 डिग्री सेल्सियस। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। देख चका
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के बढ़ते सामर्थ्य का उद्घोष है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से संवरते प्रदेश का स्वर्णिम जेवर है। प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्री क्षमता वाले इस एयरपोर्ट के माध्यम से भविष्य में 7 करोड़ से अधिक यात्री ला सकेंगे। ये वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट 9 सिक्योरिटी चेक लेन, 48 चेक इन काउंटर, 20 सेल्फ बैगेज ड्रॉप जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। उत्तर भारत का कार्गो गेटवे होने के साथ साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एनसीआर में एक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार के अनुरूप है, जो उद्योगों को गति देगा, निवेश को प्रगति देगा और उत्तर प्रदेश को समृद्धि देगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, सीधे उन्हीं के पास चलूंगा। शताब्दी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शताब्दी जी, एक बड़ा सवाल यही है कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से कराया जाएगा, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि इस कानून का मिसयूज भी हो सकता है, लेकिन चुनौतियां इसे लागू किस ढंग से की जाएंगी ताकि मिसयूज भी ना हो और जिस उद्देश्य के लिए यह लाया गया है उसकी भी पूर्ति हो जाए। क्या सरकार ने ये रोड मैप तैयार कर रखा है? जी, निश्चित रूप से जब विधेयक बनता है और उसके बाद उसके रूल्स तैयार होते हैं और जब राज्यपाल जी के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो कानून के रूप में परिणत हो जाता है। इस विधेयक के रूल्स भी तैयार हो चुके हैं, जिसके आधार पर किस प्रकार से ये कानून लागू होगा और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, इसके स्टेक होल्डर्स का सेंसिटाइजेशन किया जाएगा। निश्चित रूप से कौन कौन लोग इसको प्रभावित कर सकते हैं उनको चिन्हित कर उनके बीच में जन जागरूकता के कार्यक्रम किए जाएंगे और कहां कहां किस प्रकार से इसको लागू करने के लिए बहुत सावधानी है, इस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण होंगे पुलिस विभाग की ओर से। जैसा कि मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 जब बना था तो इसके विभिन्न चरणों में सेंसिटाइजेशन सेशन किए गए थे, प्रशिक्षण किए गए थे। आज छत्तीसगढ़ में एक भी टोनही प्रताड़ना का आपको केस नहीं देखने को मिलता है। इसी तरीके से बाल विवाह को लेकर छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय भारतीय पार्टी की सरकार आस्था की रक्षा, संविधान का सम्मान और आम जनों, कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के लिए इसके जितने भी स्टेक होल्डर्स इनका प्रशिक्षण और इसके इम्प्लीमेंटेशन का काम करेगी। कांग्रेस मतलब भ्रम फैलाने का काम कर रही है कि इसका दुरुपयोग होगा। आज कांग्रेस जो है झूठ बोलने का काम कभी नहीं करती है, झूठ बोलने का काम भाजपा करती है। भाजपा का दोहरा चरित्र आज सामने आता है। भाजपा जो है वो अपना दोहरा चरित्र बताती है और लेकर के आती है। भारतीय दोहरे एजेंडे के साथ कार्य करती है। पूरी व्यवस्था कर ली गई है कि इस कानून का किस प्रकार से उपयोग होगा। के दो चेहरे हैं, पहले कुछ और बाद में कुछ और। इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, जिसके लिए रूल्स बनाए गए हैं। उन रूल्स का परिपालन करते हुए ही किसी अधिकारी को यह कार्य करना है। जिस प्रकार बताया गया है, 60 दिन पहले आपको नोटिस देनी है, 60 दिन पहले सूचना देनी है। इन सारे नियमों का पालन किस प्रकार से किया जा रहा है, इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी तय करेंगे कि यह वैध है धर्मांतरण या अवैध है। तो इस प्रकार से किसी प्रकार की शंका कुशंका करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी वैधता के साथ पूरे रूल्स का पालन करते हुए इस कानून का उपयोग छत्तीसगढ़ की जनता को न्याय दिलाने के लिए। देखिए, 5वीं अनुसूची में जो हमारे भोले भाले जनजाति क्षेत्र के लोग हैं, इनकी रक्षा करना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है और इनके जो रीति रिवाज है, इनके जो संस्कार है, इनकी जो रूढ़ी परंपरा है, इसकी सुरक्षा करना भी सरकार की महती जिम्मेदारी होती है। और इस कानून के तहत इनके संस्कार और रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार ने ली है। आज भाई को भाई से लड़ाने का जो काम हो रहा था, इसको रोकने के लिए समाज में जो बहुत अच्छा टॉपिक आपने कहा, भाई को भाई से लड़ाने का महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को सरकार की भ्रम फैलाकर तनाव फैलाने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि समाज में भाजपा सरकार तनाव फैले और भाई भाई से लड़ता रहे और कांग्रेस अपनी रोटी भाई से लड़ाने का कार्य मैडम भाई से लड़वाने की राजनीति कांग्रेस नहीं सेक पाएगी। इसी तकलीफ आपको
आपको हो रही है। आशीष जी जो आपने किया था उसके उत्तर में फिर से मैं मेरे एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया मैडम। मुस्तैदी के साथ यह कानून लागू होगा वो कैसे किया जाता है, ये बताइए। आपने कहा कि प्रलोभन जो देती, वास्तव में जो हमारे भोले भाले आदिवासी हैं उनको इसका लाभ मिलेगा, प्रलोभन कैसे दिया जाता है? उनको दबाव के द्वारा, प्रलोभन के द्वारा जो उनको मतांतरित किया जा रहा था, ये मतांतरण अब नहीं हो पाएगा। उत्तर देंगी। आपसे मैंने एक सवाल किया है कि आपने कहा कि प्रलोभन देकर के धर्मांतरण किया जाता था, तो ये प्रलोभन कैसे दिया जाता था बताएंगी? इसमें क्या कोई पैसा वैसा दिया जाता था? क्या किया जाता था? किस प्रकार से प्रलोभन दिया जाता था? थोड़ा बताएंगे। आपको क्या बताया? बताइए ना। आप बताइए क्यों आपने आरोप लगाया? आपने कहा सभा में लाने के लिए 200 रुपए 300 रुपए प्रति व्यक्ति। तो सरकार क्या कर रही थी? सरकार क्या कर रही थी? अगर पैसा देकर प्रलोभन दिया जा रहा था, आप जानती थी, तो आप क्या कर रही थी? कानून तो बना हुआ था, आप क्या कर रही थी? अगर पैसा देकर प्रलोभन दिया जा रहा था तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? आप अगर जानते कांग्रेस के शासनकाल में क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस के शासनकाल में उठाने वाले के ऊपर ही कार्रवाई कर दी जाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाने वाले लोगों का साथ दिया और धोखे से धर्मांतरण करने वालों के ऊपर कार्रवाई। अच्छा ठीक है, ये सख्त कानून लाया है। ठीक है। एक रिएक्शन प्रदीप जी का भी ले लेते हैं। प्रदीप जी, अरे रिंकी जी, प्रदीप जी को भी बोल लेने दीजिए। हो सकता है आप ही के वोटर निकले बाद में, ऐसा मत करिए। नाराज हो जाएंगे तो कुछ वोट कम हो जाएंगे, और एक एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रदीप जी, एक बड़ा सवाल, वैसे भी वोट चोरी की आदत है तो चलेगा। मतलब कौन किसका वोट चोरी कर रहा है? रूप से अगर इसी तरह बयान देती रही तो प्रदीप जी वाकई वोट नहीं देंगे। भाजपा की नीति, अरे सुन लेने, अच्छा सुन लीजिए, शुभम जी भी नाराज हो जाएंगे, कहेंगे मैं भी वोट नहीं दूंगा। तो ऐसे में आप 2 वोट तो वैसे ही खो देंगी ऑन एयर। ठीक है, एक बार प्रदीप जी को सुन लेते हैं। प्रदीप जी प्लीज। सवाल यही है कि इसको इंप्लीमेंट किस तरीके से मजबूत तौर पे कराया जाएगा, और दूसरा इस बात को भी समझना होगा कि मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं, लेकिन देश के कई राज्यों में यह कानून लागू होने के बाद भी नकेल मजबूती से नहीं कस पाई है। जी, ये जो कानून अभी लाया गया है, आपको मैडम को विदित होना चाहिए कि जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी डायसिस है, जो मूल जिसमें क्रिश्चियन लोग हैं, वो जो डायसिस ने कानून का समर्थन किया है राज्यपाल के पास जाकर। तो ये बहुत बड़ी चीज है, और इसमें सबसे पहले मेरा जो फोकस रह चुका है, पूर्व से मैं इसमें संघर्ष करता आ रहा हूं कि जो होम चर्चेस है, होम चर्चेस में बेल लगाया जाए, और बेल लगाने के साथ ही आपको जहां पर भी होम चर्चेस पकड़ा जाता है वहां कड़ी कार्रवाई के साथ योगी जी का बुलडोजर वहां पर एकदम आवश्यक हो गया है। 2, 4, 10, 20 बार ऐसा हो जाएगा तो ये बिल्कुल धर्मांतरण जो राष्ट्रांतरण की परिभाषा में जा रहा है छत्तीसगढ़ प्रदेश, वो रुक जाएगा। लेकिन शुभम जी, राजनीतिक टकराव तेजी से बढ़ता जा रहा है। जी, बढ़ता तो जा रहा है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ एक धर्मांतरण जो हो चुका है, वो लोग का भी यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन हुआ था। उसमें सब लोग यही कह रहे थे कि हम जो धर्म क्यों परिवर्तन किए हैं, तो बोल रहे कि हमारे स्वास्थ्य को ठीक कर दिया गया है, हमारे जो आर्थिक जो है उसको ठीक कर दिया गया है, इसलिए हम धर्म परिवर्तन किया है। अगर सरकार, कोई भी सरकार हो, अगर उसका आर्थिक स्थिति ठीक किया जाए, उसको विकास किया जाए, उसको जो इलाज के लिए सुविधा चाहिए, तो धर्म परिवर्तन जो कम हो सकता है। ठीक है, प्रदीप जी आप कुछ कह रहे थे, फिर शताब्दी जी से इसका जवाब लूंगा मैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो बीच में मतांतरित लोग आए थे रायपुर में, बड़ी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया ना रायपुर में, और उन लोगों का सबका कहना ये था कि हम बीमारी से ठीक हुए, प्रार्थना से ठीक हुए। तो मैं देश में 2 बहुत बड़े बड़े क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हैं, मैं अगर ऐसी कोई बात है तो मैं चाहता हूं कि उसको बंद कराकर वहां प्रार्थना का प्रशिक्षण दिया जाए, और जितने एम्स है, मेडिकल कॉलेज है, इनको भी बंद करके वहां पर भी नियुक्त की जाए जो सर्जरी ऑर्थोपेडिक्स का विभाग को संभाले।
बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत मैं सही। आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन शफी जी जो बात अभी शुभम जी कह रहे थे उस बात में भी दम है, क्योंकि अगर लालच दिया जाएगा इलाज का, चाहे बेहतर शिक्षा का या बेहतर जीवन का, तो कई बार लालच में भी धर्मांतरण होते हैं और उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता। वो आजीवन उसी धर्म को पालन करते हैं जिस धर्म को वो मानते आए हैं, लेकिन हाँ उस धर्म में भी जाते हैं जिसमें वो लालच के जरिए वो शामिल हुए थे। इस पर नकेल कैसे लगेगी? ये कानून ये ला तो दिया, लेकिन इस पर नकेल लगेगी कैसे? कैसे रोका जाएगा शताब्दी जी इसे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी की आस्था पर कुठाराघात न हो, इसको ध्यान रखते हुए जो लोग मतांतरित हुए हैं, चाहे भ्रम, चाहे धोखे से, चाहे प्रलोभन से, चाहे दबाव से, उन सबके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि नहीं, हमने ये जो है धोखाधड़ी से जो ये मतांतरण हुए हैं ये गलत है। इसके लिए जन जागरूकता की बहुत आवश्यकता होगी और निश्चित रूप से इस प्रकार की चंगाई सभाएं और घर घर में जो प्रार्थनाएं की जा रही हैं, आज आप देखिए न केवल आदिवासी अपितु साहू समाज भी बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा है। महासमुंद, धमतरी, रायपुर, ये सब बहुत ज्यादा प्रभावित होते जा रहा है, शहरी क्षेत्र भी। तो इसमें युवा भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उनको किस प्रकार की लालच की बात आई यहाँ पर? ये तो केवल और केवल मैं कहूंगी कि हर रविवार को पादरियों के द्वारा उनको जिस प्रकार से हिप्नोटाइज किया जाता है, जिस साथ में बर्ताव और बातें की जाती है, उससे ये इनके प्रलोभन में आ जाते हैं। इसको दूर करने के लिए प्रयास करना होगा। वहीं दूसरी ओर शुभम जी का जो इशारा था उस पर मैं बात करूं, आप देखिए आशीष जी, 60 साल से आजादी के बाद से किस तरीके से आदिवासी जनजाति क्षेत्र के लोगों को हाशिए पे रखा गया, वहां तक सुख सुविधाएं पहुंची नहीं। नक्सलवाद ने किस तरह हमारे आदिवासी को पूरा नक्सलवाद पर डिबेट नहीं है, ये धर्मांतरण पर डिबेट है। आप तो नक्सलवाद पर डिबेट नहीं है, ये धर्मांतरण पर डिबेट है। शिक्षा की सुविधा नहीं थी वहाँ पर, स्वास्थ्य नहीं थी। शिक्षा की सुविधा मतलब ये भाजपा सरकार आने के बाद ही लोगों ने जीवन यापन किया है। सब अब नहीं तो सब पत्थर में आग जला करके खाना पकाते थे, है ना? आप लोगों के आने के बाद ही ये सब चीजें चालू हुई है। तो ऐसा मत कीजिए। ठीक है, ऋषि जी जुड़ गए, एक टेक ऋषि जी का भी ले लेते हैं। ऋषि जी, कानून आ गया, लागू भी कराएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि रोक लग जाएगी कानून आने के बाद पूरी तरीके से? जी, कानून का पालन तो प्रशासन को करना है, प्रशासन इसे कड़ाई से करे। और जो प्रत्येक रविवार को, जैसे प्रदीप भैया है कि प्रत्येक रविवार को ये जो होम चर्च जो चला रहे हैं, इस पे रोक लगनी चाहिए, इस पे कड़ाई से होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा जो प्राइमरी कहा जाए तो प्राइमरी स्कूल ये जो शुरू कर रखे हैं, इस पे रोक लगनी चाहिए और इसको तत्काल प्रभाव से सरकार को इस पे कड़े कानून इस पे पालन करे। और नहीं, जो लेकिन इस बाहर पर से जो किस कानून के तहत रोक लगेगी ऋषि जी? किस कानून के तहत रोक लगाएंगे आप? जो बाहर से पादरी और जो नन आ रहे हैं, इन ननों पे भी रोक लगनी चाहिए, इनकी जानकारी जुटानी चाहिए कि जो बाहर से आके हमारी बहन बेटियों को भोली वाली जो नाबालिग हैं, ऐसे लोगों को भी अन्य प्रदेश में नौकरी दिलाने के नाम से, पढ़ाने के नाम से जो ले जा रहे हैं, इन पे जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर पे इन पे एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। आज प्रदेश में जिस तरह से ये कानून आया है, ये कानून निश्चित तौर पे कड़ाई से अगर पालन कर दिया जाए तो ये हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश को जो केरल बनाने का अगर ये स्वप्न देखने वाले स्वप्न ही देखते रह जाएंगे। हमारा प्रदेश से सीधे साधे भोले वाले छत्तीसगढ़ में सभी तरह के जाति के लोग में जहर भी इन्हीं के द्वारा खोला गया था। ये सभी अपना हिंदू समाज को संगठित करके और मंदिर में अपनी एक आस्था केंद्र को जागृत करके सभी को हम मंदिर के माध्यम से जोड़ने का प्रयत्न विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता करेंगे। ठीक है ऋषि मिश्रा जी, लेकिन सवाल तो ये है ना कि अगर घर में प्रार्थना सभा हो रही है तो कौन सा कानून प्रार्थना सभा होने से रोकेगा? फिर तो कहेंगे कि जागरण हो रहा है तो वो भी नहीं होना चाहिए। ना ये घर में आप देखिए, आस्था के जो हमारे मूल केंद्र हैं, हिंदू समाज अपनी आस्था मंदिरों में जाके करता, अपनी पूजा पाठ,
इस चीज को क्लियर करना जरूरी था शताब्दी जी, क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल होगा। इसीलिए ठीक है ऋषि जी, मैं सुन लिया, लेकिन शताब्दी जी जरा इस चीज को क्लियर करिए। आप क्लियर करेंगी, ज्यादा बेहतर ढंग से करेंगी कि अब बताइए कि कानून किस तरीके से रोकेगा ताकि आम जनमानस के बीच में कानून की सही परिभाषा जाए। देखिए, पहले ऐसा था कि पहले के कानून में कोई अन्य व्यक्ति शिकायत नहीं कर सकता था। अब इस कानून में जो परिवर्तन आया उसमें कोई थर्ड पार्टी भी शिकायत कर सकता है कि इस व्यक्ति के घर में यह जो सभा चल रही है, यह जो प्रार्थना सभा लगाई जा रही है, ये अवैध से लगाई जा रही है। जो प्रदीप जी ने भी कहा कि जो होम प्रेयर्स जो होती है, होम चर्च जो बना दिए गए हैं, उस मकान को किसी भी प्रकार से पंजीकृत करवाया गया है चर्च के रूप में। वो जमीन चर्च के लिए नहीं है। उस ने अवैध तरीके से वहां पर चर्च खोल रखा है और वहां पर वो प्रार्थना सभाएं करा है। वो चंगाई सभा करता है। वो बताता है कि आप इस प्रार्थना सभा में आएंगे तो आपकी बीमारी दूर होगी। यही प्रलोभन जैसे ही सिद्ध होगा वहां पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कोई भी शिकायत कर सकता है। ये प्रावधान इस कानून में दिया गया है। पहले ऐसा कानून में प्रावधान नहीं। रिंकी जी, अब क्या इससे भी आपत्ति है क्या आप लोगों को? देखिए, इनको ये नियम लाने में 2.5 साल लग गए। नियम तो सरकार ला लेती है, अब 2.5 साल बाद इसे अरे लाए तब भी दिक्कत, ना लाए तब भी दिक्कत। अरे मतलब किसी विधि तो सरकार को छोड़ दीजिए आप लोग। 2.5 साल से आप लोग कह रहे थे कि सरकार कब लाएगी कब लाएगी, अब सरकार ला दी तो भी दिक्कत है आप लोगों को। केवल विरोध करना है। हम भेदभाव और दुरुपयोग के खिलाफ हैं। हम इसका दुरुपयोग ना हो। अभी आप कह रही है कि 2.5 साल बाद लाए, मतलब विरोध करने के लिए विरोध करना है। कुछ भी होगा हमको विरोध करना है। ऐसा नहीं है। 2.5 साल में इन्होंने लेकर के आया। हम बोल रहे हैं ना, हम क्या है, हम इसके खिलाफ नहीं है, धर्म के खिलाफ नहीं है, पर क्या है कि हम भेदभाव और दुरुपयोग के खिलाफ है। ये लोग नाक के नीचे अवैध खनन हो रहा था, आपके नाक के नीचे संरक्षण दिया जा रहा था अवैध खनन करवाने वालों को। जितनी ज्यादा कांग्रेस के शासनकाल में चर्चेस खुले हैं, जितने ज्यादा अवैध हस्तांतरण हुए हैं, आप कहीं की भी घटना उठाकर देख लीजिए। बड़ी सी बड़ी घटना में कांग्रेस के लोगों ने संरक्षण दिया है ऐसे लोगों को। और आप आज यहाँ पर उंगली उठा रही है जो व्यवस्थित तरीके से, संवैधानिक तरीके से नहीं करेंगे। इसकी क्रियान्वित पूरे कानूनी और संवैधानिक तरीके से यह अधिनियम आया है, कानून के रूप में लागू हो रहा है। आपको इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। संवैधानिक विषयों पर टिप्पणी करने की कांग्रेस की आदत बन गई है। संवैधानिक विषयों पर आप टिके हुए नहीं रहते ना मैडम। आप लोग टिके हुए नहीं रहे। आप लोगों का पहले कुछ और कहना था, अब कुछ और कहना है। इस पर भी आप क्यों हमने नक्सलवाद के खात्मे की बात की थी कि नहीं की? आप बताइए। आप हर डिबेट में चिल्लाती रहती थी नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। नक्सलवाद खत्म हुआ कि नहीं हुआ? बार बार कूद के आप नक्सलवाद नहीं रुकेगा। धर्मांतरण भी पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ से रुक जाएगा। इस कानून के बाद पूरी तैयारी के साथ हम आए हैं। प्रलोभन अगर देती थी, पैसा देती थी, आपने खुद मुंह से बताया। पूरी तैयारी के साथ आए हैं। कांग्रेस ने ही पाल पोस कर रखा था ऐसे लोगों को। ऐसे सांप को दूध पिलाने का काम कांग्रेस ही कर रही थी। ऐसे मगरमच्छ कांग्रेस ही पाल कर रखी हुई थी। अब हमने जाल बिछाया है तो आप फड़फड़ा रही हैं। तो क्या 2.5 साल से सो रहे थे क्या? 2.5-3 साल से सो रहे थे? 2.5-3 साल से जाल रहे, इसलिए फड़फड़ाएं। शताब्दी जी, 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। अच्छा रिंकी जी, अब मुझे समझाइए। डिबेट को तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं। रिंकी जी, अब ये बताइए कि आपका विरोध क्या है? 45 मिनट से मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी विरोध कर क्यों रही है। आप समझा नहीं पा रही। आप बताइए विरोध क्यों कर रही है? आप 5 वजह बताइए, मैं सुन रहा हूँ। कोई नहीं बोलेगा, आप ही बोलिए। हमारा ये विरोध किसी धर्म में पैर नहीं है। हम भी चाहते हैं कि कानून बने, नियम बने, लेकिन कोई डर का माहौल ना बने। डर का माहौल मतलब कानून सही है आप कह रही हैं? धर्म बदल सकता है। अरे कानून तो अभी अमल में आना बाकी है। कानून तो बना है, डर का माहौल पहले बन गया क्या?
मतलब आप स्क्रीन प्ले लिख रही है क्या किसी स्टोरी का? भाजपा बना रही है। मैं आपसे केवल 5 पॉइंट पूछ रहा हूँ, आप 5 वजह बताइए। कांग्रेस को किस बात का डर है? कहीं उनके द्वारा दूध पिलाए हुए सांप तो इस जाल में ना फंसेंगे। कांग्रेस को डर लग रहा है मैडम, डर आपको है जो इतना डर लग रहा है, और तो किसी पार्टी को और अन्य लोगों को डर नहीं लग रहा है। डर आपको है जिस 2006 से बना हुआ जो नियम था, जो कानून था, उसको 2006 में क्यों जा रही हैं आप 2006 में क्यों जा रही हैं? अभी बात करिए वर्तमान कानून पे बात करिए। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हुआ कि जो आपको लाने में इतना जल्दबाजी करना पड़ा? जो हमारे पूरा छत्तीसगढ़ झूलत रहा था, आपने उस पर हाथ नहीं लगाया, छत्तीसगढ़ झूलत रहा था आपने उस पर। अच्छा, तो आप ये बताइए मुझे, एक विधायक आरक्षण का भी लाया हुआ है, उस पर इतनी देरी क्यों? उस पर आप ऐसा पहली बार हुआ कि गवर्नर को विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित करके विभागों से सवाल पूछना पड़ा। ऐसा पहली बार हुआ था। जनगणना के आधार पर कोई भी आरक्षण मिलता है कि कुछ मनमानी मांग लेंगे कांग्रेस के जन। गाइड कर दिया, लेकिन आपने इस विधेयक स्वयं अपना हस्ताक्षर करवाए। विचार हमारा विरोध ये नहीं है, हमारा सवाल है, हमारा विरोध नहीं है, सवाल है। ठीक है, अधिनियम की बात करते तो मुझे ये बताइए 25। अच्छा ठीक है रिंकी जी, आपने ये शो को शुरू हुए 47 मिनट हो गए, आपने अभी तक अपने पॉइंट को प्रूफ नहीं कर पाई। फाइनल कमेंट लूंगा क्योंकि महज 3 मिनट बचे हैं। शुरुआत शुभम वर्मा से करूंगा। शुभम जी 30 सेकेंड के खिलाफ है। संविधान इस कानून को लाने की लड़ाई भी करना चाहिए और जो विकास कार्यों पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात ये जो विदेशी फंडिंग जो आता है, अगर विदेशी फंडिंग कम कर दीजिए, इसको बंद कर दिया जाए तो कहा जा सकता है धर्मांतर रुक सकता है, कम हो सकता है, रुक भी सकता है। ठीक है ऋषि मिश्रा जी प्लीज। दोगला चरित्र अपनाती है भाजपा का, दोगला चरित्र है। अरे रिंकी जी पानी पी लीजिए, 48 मिनट हो गया लगातार बोलते हुए। ऋषि मिश्रा जी प्लीज। ये पूरे इस डिबेट में एक चीज समझ में आया कि रिंकी दीदी जो जिस चीज पे विषय पे कर रही है, तो मैं बोलता हूं उनको कि इस कानून का वो हृदय से स्वागत कर दें, क्योंकि अगर नहीं कर सकती तो फिर वो वैसे विषय हो गया। कानून का ये विषय वैसे स्वागत करते। पहले कांग्रेस कहती थी कि राम मंदिर कब बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे, जब राम मंदिर बन गया तो उस निमंत्रण में नहीं आओगे। तो वैसे अभी कानून पे भी हो गया, कानून कब बनाओगे, कानून कब बनाओगे, कानून आ गया, आप इतना ही बोल दीजिए स्वागत है इस कानून का। बस देखिए कानून का स्वागत है, कानून का हम मना नहीं कर रहे, कानून का हम दिल से स्वागत करते हैं। ठीक है, हमारा ये समय कम है, समय कम है। मैं तो आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, बड़ी दीदी होने के नाते आप बोल दीजिए स्वागत है इस। अरे ठीक है विष्णु जी, हम क्या अरे सुन लीजिए ना, हम क्या कह रहे हैं। 2 मिनट बचे, 2 मिनट बचे। देखिए रिंकी जी, तारीफ तो मैं भी आपकी करना चाहूंगा। अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ऋषि जी, कानून के खिलाफ नहीं है। अच्छा ठीक है रिंकी जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। प्रदीप जी का नंबर चला जाएगा, सुन लीजिए ना। अच्छा ऋषि भाई 1 मिनट चाहते थे ऐसे लोगों को। अच्छा ऋषि भाई 1 मिनट। देखिए रिंकी जी, मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा। तारीफ इस बात के लिए करना चाहूंगा कि 49 मिनट हो गए, आप विरोध करती रह गई। क्यों विरोध कर रही हैं ये आप बता नहीं पाई, लेकिन 49 मिनट अपने अपनी बात को रखा। इस बात के लिए मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा। वजह नहीं थी लेकिन अपनी बात को रखा। ठीक है प्रदीप जी, 30 सेकंड, फिर मैं शताब्दी जी के बाद वाइंड अप करूंगा। प्रदीप जी, दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। ठीक है प्रदीप जी। मैडम प्रार्थना सभा के बारे में बता रहा हूँ, मैं भी क्रिश्चियन हूँ, मेरे घर में भी प्रार्थना सभा होती है। लोग लेंट का पर्व मनाए, ईस्टर का समय था, मेरे घर में भी प्रार्थना साल भर में 1 से 2 बार। हमारे जो डायसिस वाले हैं, हमारे चर्च वाले हैं, सेंट पॉल वाले, वो प्रत्येक मूल ईसाई के घर में प्रार्थना सभा लेते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं प्रति संडे को सुबह जो चर्च आने के समय अपने घर में मैं एक चर्च बना लूं, उसमें आजू बाजू के जो दलित और वो भाई लोग हैं उनको बुला के उनके ऊपर दुआ बनाऊं, प्रलोभन दूं और उनको ईसाई धर्म में धर्मांतरित करूं। मेरा जो है मूल धर्म चर्च जो है सेंट पॉल चर्च, जो भी बड़े चर्च है जिसके पास ग्रेवयार्ड है, सारी चीजें शादी वादी, हम लोग वहां जाते हैं। ठीक है प्रदीप जी, बहुत उम्दा बात कही आपने, बहुत उम्दा बात कही। शताब्दी जी 30 सेकंड वाइंड अप करूंगा। किसी कानून का नहीं है,
ये उसके दुरुपयोग का है। अरे वो बोलती रहेंगी। विरोध किसी कानून 30 सेकंड आपके भी हिस्से का चला जाएगा। शताब्दी जी प्लीज। भारतीय जनता पार्टी धर्म स्वातंत्र्य और धर्म की रक्षा के पक्ष में है और धर्म और आस्था की रक्षा करना, संविधान सम्मान करना और कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से ये कानून लाया गया है, जिसका सख्ती से पालन होगा। कांग्रेस को डर इस बात का है कि उनके कहीं कोई पत्ते न खुल जाए और इसीलिए वो भ्रम फैला रहे हैं। इसलिए भ्रम फैलाने की राजनीति न करें और इस प्रकार से इन्होंने ये साबित कर दिया आज के डिबेट में भी हमारी प्रवक्ता ने कि इनको किसी भी प्रकार से ठीक है, समय की कमी है, समय की कमी पड़ गई, समय की कमी पड़ गई। ठीक है रिंकी जी, शताब्दी जी, प्रदीप जी, ऋषि जी और शुभम जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ 5 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा। छत्तीसगढ़ सरकार कानून लेकर आई। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से इस कानून का मजबूती से इंप्लीमेंटेशन करती है ताकि लोगों को इंसाफ भी मिले और अवैध धर्मांतरण के मामले जो है वो छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से रुक जाए। वक्त एक ब्रेक का हो गया है प्राइम टाइम प्रहार में। ब्रेक के बाद आपके पास वापस आ आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते चलते का विचार, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो। ऊपर वाला तुम्हें बाहर से नहीं भीतर से भी जानता है। प्राइम टाइम प्रहार में आज के लिए इतना ही। कल रात 9 बजे एक बार फिर आपसे रूबरू होऊंगा किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।